नमस्कार। मूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कक्षा 7 विषय सामाजिक ज्ञान अध्याय 1 जैव मंडल और भूदर से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह जहाँ पे जीवन विद्यमान है वो है अपनी पृथ्वी, और जीवन विद्यमान है। इसके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो एकमात्र पृथ्वी पे उपलब्ध है, इस वजह से यहाँ पे जीवन विद्यमान है। तो अपन बात करते हैं जैव मंडल के लिए कौन कौन सी दशाएं हैं जो आवश्यक है। तो पहले है कि स्थल मंडल। पृथ्वी पे स्थल मंडल है। बहुत पहले पृथ्वी एक निर्जीव पिंड के समान थी। उस समय बाद में यहाँ पे धीरे धीरे स्थल मंडल के बाद में जलमंडल और वायु मंडल, इन तीन का विकास हुआ और ये तीनों से मिलकर जैव मंडल का निर्माण हुआ। यानी पृथ्वी का वो समस्त भूभाग जहां पे जीवन विद्यमान है उसको अपन क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी का समस्त भूभाग जहां जीवन विद्यमान है उसे जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल के लिए आवश्यक है कि स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो और जलमंडल हो। ये तीनों मंडल से मिलकर जैव मंडल की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी का वह समस्त भूभाग जहाँ पे जीवन विद्यमान है उसको अपन जैव मंडल कहते हैं। अब जैव मंडल की जो आवश्यक दशाएं हैं, ये निम्न है। एक तो है कि सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होना निरंतर, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होना। दूसरी दशा है विशाल जल राशि। तीसरी है पृथ्वी पे ठोस, द्रव्य व गैस तीनों पदार्थों की उपस्थिति। ये तीन दशाएं हैं जिनसे जैव मंडल का निर्माण होता है। एक तो है कि सूर्य की लगातार ऊर्जा प्राप्त होते रहना, एक विशाल जल राशि है, और एक पृथ्वी पे जो पदार्थ है वो तीनों अवस्थाओं में ठोस भी है, द्रव्य भी और गैसीय भी है। पृथ्वी पे जल राशि है वो 71% जल है और 29% स्थल है। तो जल की मात्रा वो स्थल से बहुत ज्यादा है। तो विशाल जल राशि उपलब्ध है, 71% जल और 29% है वो स्थल है। तो ये थी जैव मंडल के लिए आवश्यक दशाएं थी तीन। सूर्य की लगातार ऊर्जा प्राप्त होते रहना, विशाल जल राशि और पृथ्वी पर ठोस, द्रव्य और गैस तीनों पदार्थों की उपस्थिति। और जैव मंडल की परिभाषा है पृथ्वी का वो समस्त भूभाग जहाँ पे जीवन विद्यमान है उसको जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल के लिए स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल इन तीनों की मौजूदगी जरूरी है। इस जैव मंडल के लिए अपन डायग्राम बनाते हैं। ये अपना जलमंडल है, ये स्थल मंडल है, ये वायु मंडल है। अब तीनों से मिलकर बीच में जो ये
बना है, ये कौन सा है? जैव मंडल। यानी जल, वायु और स्थल मंडल तीनों के संपर्क से जिस मंडल का निर्माण हुआ है या जिसमें जिस मंडल की उत्पत्ति हुई है वो क्या है? जैव मंडल है। अब अपन देखते हैं कि जैव मंडल है वो दो प्रकार का होता है। जैव मंडल के प्रकार, जैव मंडल है वो दो प्रकार का है, एक वनस्पति जगत और एक जीव जगत। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत में आते हैं अपने पेड़ पौधे, घास, झाड़ियां, ये शामिल है। दूसरा अपना जैव मंडल का प्रकार है जीव मंडल। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जीव से विशाल जीव जैसे व्हेल, ये शामिल है। यानी जीव मंडल में सूक्ष्म से जो बैक्टीरिया है वहां से लेके जो बड़े से बड़े जीव है वो शामिल है जैव मंडल में। जीव मंडल में जबकि वनस्पति जगत में पेड़ पौधे व घास व झाड़ियां विद्यमान है। तो जैव मंडल है वो दो प्रकार का है, वनस्पति जगत जिसमें पेड़ पौधे घास व झाड़ियां हैं, दूसरा है अपना जीव जगत जिसके अंदर छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव शामिल है। यह था अपना जैव मंडल। अब अपने अगला था पारितंत्र। पारितंत्र, पारितंत्र में अपन पहले देखेंगे अजैव, अजैव को अपन कहेंगे निर्जीव, इसके अंदर आते हैं अपने भूमि, जल, वायु, ये शामिल है। दूसरा आता है जैविक जिसको अपन सजीव कहते हैं, इसके अंदर पेड़ पौधे, और जीव जंतु। जो सजीव है वो जैविक में आते हैं और जो निर्जीव है वो भूमि, जल, वायु ये है वो निर्जीव में आते हैं। अब आती है पारितंत्र, अपन किसको कहते हैं? तो जैविक, जैविक व अजैविक, पर्यावरण में अंतर संबंध, जैविक अजैविक पर्यावरण में अंतर संबंध को अपन कहते हैं पारितंत्र। यानी पारितंत्र किसको कहते हैं? जैविक और अजैविक के बीच में जो अंतर संबंध होता है उसको अपन क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जैविक के अंदर आते हैं अपने पेड़ पौधे और जीव जगत आता है, जबकि अजैविक के अंदर पत्थर वगैरह, भूमि, जल, वायु ये शामिल है। इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध होता है उसको अपन क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। और इनके बीच में जो संतुलन बना रहता है वो पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है। और एक चीज का अधिक होना और एक का न्यून होना ये पारितंत्र के लिए क्या है? असंतुलन की अवस्था है। नहीं, जैसे अधिक जल दोहन किया जा रहा है या किसी प्रजाति का लुप्त होना है तो वो पारितंत्र में क्या हो रहा है? असंतुलन हो रहा है। तो पारितंत्र के अंदर जैविक और अजैविक इनके बीच में जो अंतर संबंध पाया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। फिर इससे अगला अपना टॉपिक है खाद्य जाल। अगला बिंदु अपना खाद्य जाल। तो पृथ्वी है, उस पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत
सूर्य है, और जो सूर्य की ऊर्जा है उसको पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। यानी सूर्य की ऊर्जा है उससे पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं, और पृथ्वी पे एकमात्र ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सूर्य है। अब अपन देखते हैं, पहले इसे खाद्य जाल से पहले अपन देखेंगे खाद्य श्रृंखला। ये सूर्य है, इससे ऊर्जा है वो पेड़ पौधों ने ग्रहण की भोजन बनाने के रूप में, और पेड़ पौधों को अपन शाक भी कहते हैं। इन्होंने ग्रहण की, और जो प्राथमिक उपभोक्ता जिनको इन पेड़ पौधों को खाया या पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में काम में लिया, प्राथमिक उपभोक्ता, इनको अपन कहते हैं शाकाहारी। यानी जो शाक को अपना भोजन बनाते हैं, शाक को आहार अपना बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। और इनके अंदर अपन जैसे गाय है, हिरण है, इनको अपन शामिल किया है। फिर इनको गाय या भैंस, हिरण को शेर खाता है, और ये है द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता है मांसाहारी। यानी सूर्य की ऊर्जा का वो एक उपभोक्ता से दूसरे में स्थानांतरित हो रही है। शेर का और या भेड़िया, और शेर है, इसकी मृत्यु के कारण ये अपघटक इसको मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिलाने के बाद में मिट्टी में मिलने के साथ ये पोषण तत्वों में बदल जाते हैं, और पेड़ पौधे इसको पोषण के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा के साथ इन पोषण तत्वों के साथ अपना भोजन बनाते हैं। ये एक श्रृंखला बन गई। पेड़ पौधों ने सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की और मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण किए, और उनसे प्राथमिक उपभोक्ता जिनको अपन शाकाहारी कहते हैं, गाय भैंस ने इनको अपने भोजन के रूप में काम में लिया। इनको शेर और भेड़िया ने अपने भोजन के रूप में लिया। द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी कहलाते हैं, और उनके बाद में इनकी मृत्यु को अपघटक के रूप में मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिलाते ये वापस किस में बदल गए? पोषक तत्वों में बदल गए, और इनको वापस पेड़ पौधों ने अपने भोजन के रूप में सूर्य की ऊर्जा के साथ भोजन बनाया। ये एक श्रृंखला चलती है, इसको अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला। एक इसका दूसरा उदाहरण भी है, पेड़ पौधों को कीट ने खाया, कीट को मेंढक या चूहा, फिर सर्प या बाज। अब घटक पोषक तत्व। ये कीट है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। उपभोक्ता मेंढक चूहा है, ये द्वितीय उपभोक्ता है। जिसको सर्वाहारी भी कहते हैं अपन। यानी मांस और शाक दोनों को जो काम में लेता अपने भोजन के रूप में, उसको कहते हैं अपन सर्वाहारी। प्राथमिक है, ये है शाकाहारी। फिर सर्पबाज है, ये है मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता।
और फिर इनकी मृत्यु को साथ में इनको अब घटक है वो ये मिला देते हैं, कवक वगैरह, और फिर ये मिट्टी में मिलने के साथ इससे पोषण तत्व और पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, इधर सूर्य की ऊर्जा से भोजन बना लेते हैं। तो ये भी एक श्रृंखला चलती रहती है। पेड़ पौधों को कीटने का है जिसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, अपन शाकाहारी कहते हैं, और उसको फिर द्वितीय उपभोक्ता जैसे मेंढक चूहा इन्होंने खाया, और मेंढक चूहा है ये सर्वहारी है, ये मांस का भी भक्षण करते हैं और साथ में साग का भी करते हैं। इनमें अपन चिड़िया भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, सर्वहारी है, यानी साग को भी खाते हैं और मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। फिर इनको मांसाहारी द्वारा खाया जाता है, जैसे सरप है, बाज है, इनको उनके द्वारा तृतीय उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है, और फिर ये अपघटक के द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है, फिर पोषक तत्व बन जाते हैं और उनसे वापिस पेड़ पौधे। तो ये एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, और अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर जो बनती है वो क्या कहलाती है, खाद्य जाल। अनेक खाद्य श्रृंखला के जाल को खाद्य जाल कहा जाता है। तो ये अपना हो गया खाद्य जाल, यानी अनेक खाद्य श्रृंखला है उनके जाल को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। और ये अपने अभी देखा कि एक सर्किल बनती है ऊर्जा का, सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधों ने ग्रहण की, पेड़ पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर अपघटक, और ऐसे पोषक तत्व तो वापिस मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी से पेड़ पौधे वापिस ग्रहण कर लेते हैं। ये थी अपनी खाद्य श्रृंखला।